हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कंप्लीट करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स पर बात करना जब स्टार्ट किए थे तो उसके अंतर्गत हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि डाइबाल एच क्या होता है और एमपीवी रिडक्शन क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा डाइबाल एच। ठीक है, डाइबाल एच। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये डाइबाल एच क्या होता है या किस प्रकार से रिडक्शन करता है और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइबाल एच के बारे में आप जब लेक्चर्स को देखते देखते यूनिट थर्ड की तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर जब हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन पर जब बात करेंगे तब उस सिचुएशन में आपको डाइबाल एच का केस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहां पर एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा जिसमें हम नाइट्राइल्स की सहायता से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, खैर वो सारी चीजें तो हम आगे चलते हुए बात करेंगे, बट अभी शुरुआत करते हैं कि ये डाइबाल एच जो है यह किस प्रकार का एजेंट है, रिएजेंट है और ये किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करता है। ठीक है, तो डाइबाल एच कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि अगर हम डाइबाल एच का पूरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका नाम है डाई आइसो। डी से डाई, आई से आइसो, बी से ब्यूटिल। ठीक है, और एल से हमारे पास होता है एल्यूमिनियम। ओके, और एच से हमारे पास होता है हाइड्राइड। ठीक, ये हमारे पास क्या है, डाइबाल एच। डाइबाल एच का पूरा नाम क्या है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये नाम लिखा गया है ये एक्चुअली हमारा रिएजेंट का ही नाम है। ठीक है, तो अगर इस नाम से हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, डाई यानी कि 2 टाइम रहेगा हमारे पास, 2 टाइम्स रहेगा, आइसो ब्यूटिल, आइसो वर्ड लगा हुआ है, साथ ही साथ हमारे पास ब्यूटिल वर्ड लगा हुआ है। तो ब्यूटिल मतलब हमारे पास होते हैं 4 कार्बन, और चूंकि हमारे पास यहां पर आइसो वर्ड लगा हुआ है इट मींस दैट कि 2 कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, लाइक दिस। ठीक है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये हमारे पास एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर चूंकि मैंने ब्यूटिल बोला है तो इसलिए यहां पर हमारे पास 4 कार्बन हो गए, तो ये चारों कार्बन हमारे पास इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और चूंकि यहां पर हमारे पास ब्यूटिल है तो इसे बस आप लोग अरेंज कर दीजिए, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर हमारे पास CH हो जाएगा एंड यहां पर हमारे पास हो जाएगा CH2, और इसका हमारे पास 2 टाइम्स लगा हुआ है तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो गया। इससे हमारे पास एल्यूमिनियम जुड़ा है तो ये मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। और अगर हम हाइड्राइड पर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास H हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम जो होता है वह क्या होता है, 3 प्लस चार्ज को शो करता है, तो यह 3 बॉन्ड को बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो एक हाइड्रोजन से बना लिया, 2 हमारे पास इस आइसोब्यूटिल ग्रुप से बना लिया, तो इस प्रकार हमारे पास ये हो गया डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए, ये आसान सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा बहुत अगर नई नई चीजें लग रही हैं तो बस आपको पढ़ते रहना होगा और रिवीजन करते रहना होगा, फिर सारी चीजें आपको आसानी से समझ में भी आएंगी और जान पहचान भी बन जाएगा। ठीक है, जो नई चीजें आती हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, बट धीरे धीरे करते हुए आप लोग इन चीजों को समझ जाएंगे। ओके, अब अगर इसी को ही हम और भी तरीकों से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है,
अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आई से आइसो, बी से बीयू से ब्यूटिल और इसका 2 टाइम्स यानी कि डाई आइसो ब्यूटिल और इसी को ही ऐसे लिखा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास डाइवाल एच है। ठीक है, तो कई बुकों में आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसी को ही ऐसे भी लिख दिया जाता है AlHIBu का 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, अब कई बार अगर इसी को ही हम अलग वे में लिखने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये हमारे पास एक CH3 यहां पर जुड़ गया, यहां पर हमारे पास दूसरा कार्बन आया और इस कार्बन से एक CH3 यहां पर जुड़ गया, यानी कि ये दोनों CH3 जो है वो एक CH3 यहां पर है, एक CH3 यहां पर है। ठीक है, और ये हमारे पास CH यहां पर जुड़ा हुआ है। अब इस CH से हमारे पास CH2 जुड़ा है, तो ये मैंने यहां पर लिंक कर दिया। अब इस CH2 से हमारे पास एल्यूमिनियम जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एल्यूमिनियम। ओके, और इस एल्यूमिनियम से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं ऊपर कर देता हूं हाइड्रोजन को। ठीक है, और चूंकि ये हमारे पास जो आइसोब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है या 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो इसी को जस्ट इधर भी हम बना देंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक CH2 और यहां से हमारे पास CH हो गया, ये हमारे पास CH3 हो गया और ये भी हमारे पास CH3 हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास डाइवाल H है उसको हम इतने फॉर्म से, इतने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये तीनों चारों जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे गए हैं ये सभी के सभी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, और उसको हमने ये शॉर्ट वे में लिख दिया और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अगर हम डाइवाल H पर बात करते हैं तो यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ही इजीली सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि हमारे पास बेंजीन में हो सकता है, एस्टर में हो सकता है, टॉलुइन में भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी में ये डाइवाल H जो होता है वो बहुत ही इजीली सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये डाइवाल H जो है इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां पर लिख लीजिए पहले द स्ट्रक्चर ऑफ डाइवाल H इज दिस। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, देन हम और भी चीजों को डिस्कस करते हैं, सभी चीजों को लिखते हैं। ये तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम कुछ चीजों को लिखते हैं। एक्सटर्नल साउंड हो रहा है, प्लीज उसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे समय पर वीडियोस बनाए जब ज़्यादा एक्सटर्नल साउंड ना हो, बट क्या कर सकते हैं, कई बार हो जाता है। ठीक है, खैर आइए बात करते हैं। एक्चुअली हम रात में ही वीडियो शूट करते हैं, बट अभी आज मैं दिन में कर रहा हूं तो ऐसा सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आइए बात करते हैं। ठीक है, अब डाइवाल H में हम कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं। पिछला वाली चीज़ों को नोट डाउन कर चुके होंगे, स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब इसमें हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि डाइवाल H जो है, ठीक है, ये डाइवाल H में हमेशा ये सभी के सभी वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल में ही होंगे। ठीक है, डाइवाल H इज इन लिक्विड, ठीक है, स्टेट। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को लिख लीजिए, मन करे तो, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये तो बस मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोग कुछ चीजों को नोट डाउन कर सकें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह क्या करता है, इट कैन रिड्यूस, ठीक है, इट कैन रिड्यूस, यह रिड्यूस कर सकता है किसको किसको, यह रिड्यूस कर सकता है कीटोन को, नाइट्राइल्स को, यह क्या कर सकता है, साथ ही साथ यहां पर यह भी बात ध्यान रखना कि यह पार्शियल रिडक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर इतनी चीजों को पहले फुल स्टॉप लगाए, फिर उसके बाद लिखिए इट इज, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज, ठीक है, एज ए पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उपयोग करते हैं।
ठीक है, या पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं करता। अभी इसका क्या मतलब है समझाऊंगा जब रिएक्शन लूंगा, जब अभी आपको इसके रिडक्शन नेचर पर बात करेंगे तो वहां पर मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहां पर यह बात भी ध्यान रखिएगा, इट इज, ठीक है, ऐसे लिखिए, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है, कैरिड आउट, इसको हम कैरी करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये हमारे पास एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस इन एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, यानी कि हम जब भी डाइवाल H का उपयोग करेंगे तो ऐसा हम केस उत्पन्न करेंगे, ऐसा कंडीशन हम बनाएंगे कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार से मॉइस्चर ना पाया जा रहा हो, क्योंकि जब मॉइस्चर पाया जाएगा तो वो डाइवाल H के जो पोटेंशियल है उसको कम करने की कैपेबिलिटी रखेगा, तो जिसकी वजह से रिडक्शन पूरी तरीके से सही तरीके से होगा नहीं। ठीक है, और यह भी बात ध्यान रखना कि ये हमारे पास जो एल्काइंस होते हैं, ठीक है, वो डाइवाल H की सहायता से जब रिड्यूस्ड होते हैं तो वो पार्शियली रिडक्शन को शो करते हैं। अब ये बात मैंने क्या बोला, अभी रिएक्शन के द्वारा हम देखेंगे, तो चलिए अब इसी चीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, shows its reducing, ठीक है, reducing nature, ठीक, इसके रिड्यूसिंग नेचर को यहां पर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि शो करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, ठीक है, जिसमें आप लोग लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, रिडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है, सबसे पहले यहीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जब हम डाइवाल H का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये डाइवाल H जो होता है यह हाईली स्पेसिफिक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह कुछ ही ग्रुप्स के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और उनको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि हमने LiAlH4 में देखा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमने देखा था कि वो ऑलमोस्ट सभी ग्रुप्स को क्या कर पा रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था। बट जो डाइवाल H होता है यह बहुत ही हाईली स्पेसिफिक है, या कुछ ही ग्रुप्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली रिड्यूस होते हैं, और इसका हम मेनली पार्शियली रिडक्शन के लिए ही यूज करते हैं। आइए बात करते हैं, समझते हैं कि करते हुए। अगर हम कीटोन के रिडक्शन पर बात करते हैं तो हम चलिए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है, तो हमारे पास R और R' दोनों एक ही ग्रुप हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका डाइवाल H के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये जो कीटोन होता है यह रिडक्शन करने के बाद हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास OH हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा, यहां पर R' हो जाएगा। ठीक है, अब ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले, जो हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर जब बात किया था तो उसमें भी हमने ये बातें देखा था कि जो हमारे पास कीटोन होता है या कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वैसे कीटोन की जगह पर आप कार्बोनिल कंपाउंड को भी लिख सकते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन के पश्चात। ठीक है, तो वही बातें मैंने यहां पर लिख दिया, तो सेंटेंस भी मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मैंने जब हेडिंग दिया है कीटोन, तो आप लोग कीटोन ही लिख लीजिए। और ये हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बना है, और ये एल्कोहल जो है ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन के द्वारा इन बातों पर बात किया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं, फिर उसके बाद हम अगले कुछ रिएक्शंस पर बात करते हैं। एक मिनट, ये, हाँ ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो चुका है। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले रिएक्शंस पर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग छाप ही चुके होंगे, इतने में तो आप लोग बहुत ही मास्टर होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें और भी रिएक्शंस के द्वारा बात कर ले जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है, मतलब 2-3 और रिएक्शन हम देखेंगे, उसके बाद हमारा यह डाइबाल H कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं करता है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रिएक्शंस पर भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यह बात करना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सभी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा हेडिंग आता है, आई थिंक दूसरा हेडिंग ये है, जिसमें आप लोग लिखिएगा रिडक्शन ऑफ, ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए रिडक्शन ऑफ एस्टर। ठीक है, चलिए एस्टर का रिडक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें हम अगले पॉइंट में नाइट्राइल्स का केस देख लेंगे। अगर हम एस्टर के केस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर एस्टर हमारे पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एस्टर है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे पास यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं या फिर OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं OR' से, तो ये हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसका डाइबाल H के साथ रिडक्शन करते हैं, ठीक है, डाइबाल H, ठीक है, तो एक बात और याद रखना कि डाइबाल H जो होता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या करता है, रिएक्शन करता है या फिर रिडक्शन करता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। लगभग -78 डिग्री यानी कि लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम करते हैं तब जाकर यह रिडक्शन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वैसे एल्काइंस में तो हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रिडक्शन कर ले जाते हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा और इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं यहां पर समझाने वाला हूं। हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में भी देखा था कि जो हमारे पास एस्टर होते हैं वो बहुत ही इजीली क्या होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाते हैं। और उस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि यह बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहां पर भी यही बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसे सिचुएशन में यह 2 हाइड्रोजन को इधर फेंकेगा। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो R' एंड यहां पर बॉन्ड O एंड इस O से एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा, तो एक एल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मैंने आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाले कंडीशन में या केस में आपको बताया था कि जब यहां पर रिडक्शन होगा तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है, जो हमारे पास मिल रहा है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहां पर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, मैंने वहां पर भी यह बात बताया था, बट मैंने साथ ही साथ आपको मेंशन करते हुए बताया था कि जो हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वह एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस्ड कर देता है। क्या होता है, फर्दर रिड्यूस हो जाता है और यह एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्राइमरी एल्कोहल था। बट जो हमारे पास डाइबाल H होता है यह पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है और यहां पर हम जब इस एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो यहां पर एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल तो मिलेगा, लेकिन यह जो एल्डिहाइड है यह फर्दर रिड्यूस नहीं होता या फर्दर रिड्यूस होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डाइबाल H है वह हम पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यह एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा, यह एल्कोहल की तरफ शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये हमारे पास तो हमारा प्यारा एस्टर ही है। ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ओके, एंड ये हमारे पास क्या बना है, एल्कोहल बना है। ठीक है, ये बातें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी कि पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब यही है कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये बस एक स्पेसिफिक केस तक ही पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एस्टर से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना होगा तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का नहीं ले सकते कैटलिस्ट, हम लेंगे डाइबाल H और डाइबाल H जो है वह उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो ये हमने दूसरा रिएक्शन बात कर लिया। अब बात करते हैं अपने तीसरे रिएक्शन पर। तो इसमें आप लोग हेडिंग दीजिएगा रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ किसका केस ले लेते हैं, चलो नाइट्राइल्स का मैं केस डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है, नाइट्राइल्स, ठीक है। अगर हम नाइट्राइल्स पर बात कर रहे हैं तो इसका भी रिडक्शन हो जाता है। नाइट्राइल्स में अगर बात करते हैं तो चलिए सपोज मैं कर लेता हूं कि हम इसका एक जनरल नाइट्राइल मैंने ले लिया जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब हम डाइवाल H के सहायता से इसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम यूनिट 3 के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम इसको बस मेनली और ओरली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम डाइवाल H की सहायता से इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर यह फॉर्मेशन करता है आइमीन का। आइमीन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन अटैक करेंगे तो एक कार्बन से जुड़ जाएगा, एक नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया आइमीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइल है, एल्किल नाइट्राइल भी कहा जा सकता है, ठीक है, नाइट्राइल है, और ये हमारे पास बन गया आइमीन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आइमीन होता है ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम डाइवाल H की सहायता से ही फर्दर रिडक्शन कराते हैं तो ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। वैसे आप लोग जब यूनिट 3 में पहुंचेंगे तो वहां पर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, और हाइड्रोलिसिस कराते हुए आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा है। बट यहाँ पर हमें हाइड्रोलिसिस कराने की जरूरत है नहीं, वैसे आप करा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रखिए। चलिए मैं दोनों ही केस डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि H2O/H+ का उपयोग कर ले रहा हूँ, साथ ही साथ में अमोनिया को बाहर निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है RC, एंड यहाँ पर H2O आता है अटैक करने में। तो H2O में 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं तो -NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वह इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके बारे में तो हम यूनिट 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। बट एक केस और भी बन सकता है, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली केवल डाइवाल H का ही उपयोग करता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराने नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं डाइवाल H का ही अगर उपयोग करता हूँ तो यह फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि इसका एक पाई बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन फिर से जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा RCH2 एंड यहाँ पर हो जाएगा NH2, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया प्राइमरी एमीन। क्या बना है, प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन हो गया है, ठीक, ओके। इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए एक और रिएक्शन पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने MPB रिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, छाप चुके होंगे। चलिए मैं अभी से इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डाइवाल H। बस अब लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम पार्शियल रिडक्शन को शो करने वाले हैं। वैसे पार्शियल रिडक्शन आपने देख भी लिया है, लेकिन एक और रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। ये आई थिंक 5th नंबर का पॉइंट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन, ठीक है। 5th या 4th नंबर जो भी पॉइंट होगा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं रह गया, तो आप लोग लिख लीजिएगा रिडक्शन ऑफ, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस पर बात कर लेते हैं कि एल्काइंस का किस प्रकार से रिडक्शन होता है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइंस में हमने आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया है 2 प्रकार के एल्काइंस। एक तो हमारे पास टर्मिनल एल्काइन होते हैं, दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, यानी कि चलिए सपोज कर लेते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5 है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, अब इसका जब हम डाइवाल H की सहायता से रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो जब हम डाइवाल H की सहायता से इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो हाइड्रोजन एक एक कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा C2H5, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड सिंगल बॉन्ड H हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर जो यह रिडक्शन हो रहा है यह पार्शियल रिडक्शन हुआ है। क्यों मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर यह कंप्लीट रिडक्शन करता तो इसका जो डबल बॉन्ड है यह भी ब्रेक हो जाना चाहिए था, और ब्रेक होने की वजह से यहां पर क्या बनना चाहिए था, हमारे पास C2H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C2H5 बनना चाहिए था। लेकिन यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि यह पार्शियल रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से यह जो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है, एल्काइन की सहायता से एल्कीन का जो प्रिपरेशन हुआ है यह सिस एल्कीन है, इसलिए मैंने नॉन टर्मिनल एल्काइन से आपको समझाया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि यह हमारे पास एल्काइन है। ठीक है, और एल्काइन से हमारे पास एल्कीन में बदल गया। ठीक है, और यह बात ध्यान रखना कि यह कौन सा एल्कीन है, सिस एल्कीन है। ठीक है, ट्रांस एल्कीन नहीं बना है। ओके, तो यह हमने अपने डाइवाल H को कंप्लीट कर लिया। आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। उसके बाद हम अपने बात कर लेते हैं MPB रिडक्शन पर। ठीक है, जिससे हमारा MPB रिडक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें दो रिएजेंट पर और बात करना रहेगा, और इस प्रकार से हम अपने यूनिट को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो हो ही चुका होगा, तो मैं इरेज कर दिया। और अब बात करते हैं MPV रिडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं MPB रिडक्शन पर। अब ये क्या होता है MPB रिडक्शन, तो ये एक्चुअली एक नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, इसका अगर हम पूरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका पूरा नाम है मिरविन पॉन्डर्फ। ठीक है, मिरविन पॉन्डर्फ वर्ली, ठीक है, रिडक्शन, ये इसका पूरा नाम है। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ये कोई भी कैटालिस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने डाइवाल H में देखा था तो आप लोगों को लगा होगा कि डाइवाल H जो है यह एक नेमिंग रिएक्शन है, बट मैंने आपको बताया कि नहीं, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये एक कैटालिस्ट है। बट MPB पर अगर हम बात करते हैं तो यह एक नेमिंग रिएक्शन है। यम किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मिरविन के लिए। P किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पॉन्डर्फ के लिए। V किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वर्ली के लिए। और रिडक्शन यह करता है, यह रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है, इसलिए इसे हम रिडक्शन कहते हैं, प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ठीक, ओके, समझ में आई बात। ठीक है, अब बात करें अगली चीजों की तरफ। चलिए, अब इस जो यह नेमिंग रिएक्शन है तो इसमें हम कुछ रिएजेंट का उपयोग करेंगे, जिस रिएजेंट को ही हम मिरविन पॉन्डर्फ रिएजेंट कहेंगे, वर्ली रिएजेंट कहेंगे। तो वो रिएजेंट एक्चुअली क्या है उसके बारे में आप लोग पहले जानिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास जो कैटालिस्ट है, इसी कैटालिस्ट को ही हम कहते हैं कि यह मिरविन पॉन्डर्फ वर्ली कैटालिस्ट है। ठीक है, और इसकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, और यही हमारे पास कैटालिस्ट है। ठीक है, तो इसे चलो मैं सेंटेंस में थोड़ा मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, चीजों को लिखने के लिए भी कुछ कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर चलिए मैं इसे सेंटेंस में मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करते हैं मिरविन, ठीक है, MPB ऐसे लिखिए, मैं शॉर्ट में हर जगह लिखूंगा, मिरविन पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, MPB रिएजेंट। ठीक है, MPB रिएजेंट इज हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड। ठीक है, आइसो प्रोपॉक्साइड है। ठीक है, अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहते हैं, MPB रिएजेंट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, सही है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, द मॉलिक्यूलर, ठीक है, फार्मूला, ठीक है,
ऑफ MPB इज, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, वैसे डाइबाल H में भी लिखा जा सकता था बट वहां पर मैंने पूरा ही एक्सप्लेन करते हुए बता दिया था तो मैंने लिखवाना जरूरी नहीं समझा, ठीक है, बट यहां पर आप लोग लिख लीजिए। चलो इसके बारे में भी हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं एक हेडिंग देता हूं स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी सहायता से, ये सेंटेंस अभी अधूरा है, मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखिएगा द स्ट्रक्चर, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ MPV रिएजेंट, ठीक है, इज, इसका रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, आइए बात करते हैं। मैंने लिखा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, तो आइसो वर्ड है और प्रोप लगा है, प्रोप मतलब प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन से बना है प्रोप, और आइसो मतलब वो लगा है एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, और टोटल 3 कार्बन है क्योंकि प्रोपेन है, तो एक कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये टोटल 3 कार्बन हो गए, यानी कि आइसो और प्रोप वर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए CH3 लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए, एंड यहां पर आप सेटिस्फाई करने के लिए CH2 लगा दीजिए, प्रोपेन हो गया, आइसोप्रोपेन हो गया, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ऑक्साइड वर्ड लगा है, यानी कि इससे हमारे पास एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से हमारे पास क्या जुड़ा है, एल्यूमिनियम जुड़ा है, तो यहां पर मैंने Al लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, ध्यान यह रखना है कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है वह 3+ चार्ज को बनाता है। इट मींस दैट कि यहां पर हमारे पास यह जो ग्रुप जुड़ा है यह 3 टाइम इस एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार अगर हम इस पूरे कैटालिस्ट को हम MPB रिएजेंट कह रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कह रहे हैं, तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं तो इसी की सहायता से लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है CH3 का 2 टाइम्स, ठीक है, यहां पर देखिए CH3 का 2 टाइम्स है जिससे हमारे पास CH2 जुड़ा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया CH2, ठीक है। और इस CH2 से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा है तो मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है, और यह किससे जुड़ा है, एल्यूमिनियम से जुड़ा है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। और यह MPB जो हमारे पास रिडक्शन होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एक हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड है, यानी कि यह क्या करता है, यह केवल और केवल, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि यह केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हुए यह क्या करता है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारे पास जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो सभी के सभी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, अब मैं इरेज कर रहा हूं, और ध्यान रखिएगा कि जब हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का उपयोग करते हैं तो ये हमारे पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल के प्रेजेंस में ही रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्रेजेंट नहीं होगा तो इसकी जो कैपेबिलिटी है रिडक्शन करने की वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है वो इसके पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट, ठीक है, कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में इसका हम कराते हैं, इसका हम, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसो, यहां पर आएगा नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, अंडर माइल्ड कंडीशन, ठीक है। यहां पर ये बातें भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया। अब इसमें और भी चीजों को मेंशन किया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि यह बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड को
या कार्बोनिल ग्रुप को क्या करता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यह बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर इसके अलावा ध्यान रखना, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा कोई और ग्रुप पूछ लिया गया कि क्या MPB या फिर हमारे पास जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, क्या वह किसी और ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, तो आपको बोलना है नहीं। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, यह हर एक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि बस बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप्स ही रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि दिस रिएजेंट, ठीक है, इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक which reduce, ठीक है, which reduce कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसी को हुई एक रिएक्शन के द्वारा देखते हैं और फिर हमारे यह पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए एक मैं जनरल सा क्या करता हूं, एक मैं जनरल सा कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ले लिया। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड का जब मैं MPB रिडक्शन की सहायता से रिडक्शन कराने के लिए आया हूं, ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए MPB। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल का प्रेजेंस में ही रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यह रिड्यूस होते हुए एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो RC सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, एंड यहां पर H हो जाता है, एंड यहां पर हमारे पास R डैश हो जाता है। इसके साथ साथ एल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है बट उस पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट 3 में जब बात हम लोग पढ़ेंगे MPB रिडक्शन के बारे में, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी एक रिएक्शन को, और साथ ही साथ इसका हम मैकेनिज्म भी शायद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा वह टॉपिक कंप्लीट होगा, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से ही डिस्कस कर लिया, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास हो गया एल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना अब हमारे पास आई थिंक एक या दो रिड्यूसिंग एजेंट्स बच रहे हैं जो कि हमें डिस्कस करने रहेंगे, जिसमें आई थिंक एक हमारे पास है बर्च रिडक्शन, और उसके बाद देखता हूं कि और भी कौन सा रिडक्शन बचा है, उसके बाद उसे हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, तीन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा यह टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि बर्च रिडक्शन क्या है, और उसके बाद एक रिडक्शन आई थिंक और बच रहा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यह जो चैप्टर होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अगला लेक्चर है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर अपने फीडबैक को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।